आप सबका फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी तापस चैटर्जी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स दा। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रेस्पॉन्स मत बोल देना, बहुत लोग इसको एंगल ऑफ रेस्पॉन्स बोल देता है, ठीक है? तो एंगल ऑफ रेस्पॉन्स नहीं है, एंगल ऑफ रिपोज इसका नाम है। तो ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? तो एंगल ऑफ रिपोज को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना होगा एक दूसरे चीज का। चलो गला भी फंस रहा है मेरा, तो गला को साफ करते हुए एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं पहले। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है? सपोज अब इस m मास को हम लोग को ऊपर लिफ्ट करना है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो वर्टिकली अपवर्ड इसको उठाना है ऊपर, तो कम से कम हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको वर्टिकली ऊपर उठाने के लिए? तो कम से कम हमें जो फोर्स लगा, इसका वेट जो होगा दैट इज mg, इसका जो वेट होगा वो mg होगा। तो कम से कम हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा इस मास को ऊपर लिफ्ट करने के लिए या इस वेट को लिफ्ट करने के लिए, वो इसके वेट के बराबर होगा, दैट इज कम से कम mg होना चाहिए या mg से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तभी ये जो ब्लॉक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब सोचो किसी ब्लॉक को अगर हम लोग एक इंक्लाइंड प्लेन में उठाते हैं, यहां से उसको ऊपर उठाना है, ठीक है? तो हमें कितना फोर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा? तो अगर हम एक इंक्लाइंड प्लेन में है बच्चों, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब जैसे बाइक वगैरह होता है, तो बाइक सबको आप देखे होंगे कि एक पटरा रखा जाता है और उस पटरे के मदद से उसको ट्रक में लोड करने के लिए ऊपर चढ़ाया जाता है ना? या आप घर में भी देखे हैं कि जब घर बनाया जाता है तो बाइक्स वगैरह चलाने के लिए स्लोप, एक सीमेंटेड स्लोप बनाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो उसका कहानी देखिए यहाँ पे क्या है। अगर इसे हमको स्लोप में रेज करना पड़े, उसी चीज को, इसका मास m है, तो अगर ये यहां पे है तो हम लोग देखिए एक इसका फोर्स होगा जो कि वर्टिकली नीचे लगेगा, दैट इज mg। एक इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, दैट इज n। और अगर ये इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे, तो ये एंगल भी इसका थीटा आएगा। तो इसको अगर हम mg को दो कंपोनेंट में तोड़े हैं बच्चों, तो एक आ जाएगा mg साइन थीटा और दूसरा आ जाएगा mg कॉस थीटा, ठीक है? अब इसको देखिए आप कि mg साइन थीटा वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को नीचे की तरफ ले जाएगा। जैसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम यहां पर इस ब्लॉक को छोड़ देंगे तो नीचे की तरफ सरकेगा, तो नीचे की तरफ सरकेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने भार के कारण वो नीचे आ रहा है। अपने भार के, जैसे इस मार्कर को अगर हम छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, इस मार्कर को छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? अपने वेट के कारण नीचे जा रहा है, अपने भार के कारण नीचे जा रहा है। लेकिन यहां पर ये जो ब्लॉक है, ये कंप्लीटली हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसके भार के कारण नीचे जा रहा है, इसके भार के कंपोनेंट के कारण नीचे जा रहा है, और वो कंपोनेंट है mg sin थीटा, मतलब mg sin थीटा के कारण ये नीचे जा रहा है। तो हमें जो फोर्स लगाना होगा इसको ऊपर स्लोप में चढ़ाने के लिए, वो कम से कम कितना होना चाहिए? वो कम से कम mg sin थीटा या उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब ये तो क्लियर है बच्चों कि mg sin थीटा का जो वैल्यू होगा वो mg से तो छोटा ही ना होगा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये थीटा हमारा 60 डिग्री रहता, ये थीटा अगर हमारा 60 डिग्री रहता, ठीक है, तो ये जो फोर्स हम लोग लगाते हैं वो होता है mg sin 60 डिग्री। तो कितना फोर्स लगता? 3√3/2 mg, √3/2 mg हो जाता है, जो कि mg से छोटा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप में किसी चीज को उठाना हमारे लिए आसान होता है, बिकॉज जो फोर्स हम के अगेंस्ट हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसको लिफ्ट करने के लिए, दैट इज नॉट mg, वेट के बराबर नहीं है, वेट का कंपोनेंट है, दैट इज mg sin थीटा। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अब यहां पर लाते हैं तो देखो क्या होता है कि एक ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है? अब वो ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है मान लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इंक्लिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तब भी देखें स्लोप वो स्लिप नहीं कर रहा है। फिर इसका इंक्लिनेशन को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर भी स्लिप नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा जैसे ही बढ़ाएं, एक पर्टिकुलर एंगल पर हम लोग देखेंगे कि ये ब्लॉक जो है वो स्लिप करने लगा, ठीक है? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक शॉर्ट्स डाल दूंगा,
वो शॉर्ट को आप देख लीजिए, शॉर्ट का लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो ब्लॉक धीरे धीरे स्लिप करने के टेंडेंसी में आएगा। तो मान लेते हैं कि अभी ये ब्लॉक स्लिप कर रहा है और उस समय हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो है अल्फा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि मिनिमम कितने एंगल, मिनिमम एंगल, मैक्सिमम नहीं, क्या करना है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, minimum angle of inclination for which an object placed on inclined plane, an object placed on रफ इंक्लाइंड प्लेन में जिसमें फ्रिक्शन होगा, ठीक है, रफ inclined plane starts to slide by its own, मतलब अपने आप से वो स्लाइड करने लगेगा। तो मान लेते हैं अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जब अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था तो ये ब्लॉक अपने आप स्लाइड करना चालू कर दिया, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स हम लोग लेंगे, जैसे इसका एक कंपोनेंट होगा इसका खुद का वेट दैट इज mg, एक होगा नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज n, ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा, सो ये एंगल हो जाएगा mg cos अल्फा, वेट का एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा mg sin अल्फा। तो mg sin अल्फा क्या करेगा बच्चों, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ स्लिप करवाएगा, नीचे की तरफ ड्रैग करेगा, मतलब ये हमारा यहां पर ड्राइविंग फोर्स है, इसको चलाने वाला फोर्स है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन है भाई, कौन ड्राइव करा रहा है इस ब्लॉक को, तो इट इज mg sin अल्फा जो इस ब्लॉक को ड्राइव करा रहा है। यहां तक क्लियर हुआ। तो अगर यहां पर फ्रिक्शन किधर लगेगा तो इस ब्लॉक का टेंडेंसी किधर है मूव करने का, नीचे की तरफ इसके मोशन करने का टेंडेंसी है, तो ऑब्वियसली है कि फ्रिक्शन जो है वो ऊपर लगेगा। यहां तक क्लियर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जब लीनियर मोशन होता है, ठीक है, जब लीनियर मोशन होता है तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दोनों सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है। तो यहां पर इस इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का रिलेटिव मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। यहां तक क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो अब फॉर स्लाइडिंग ये ब्लॉक स्लाइड करे, क्या कंडीशन होना चाहिए, हमारा जो mg sin अल्फा है बच्चों, mg sin अल्फा है वो बड़ा या इक्वल भी होगा तो चलेगा, किससे, फ्रिक्शन भाई साहब से, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो रोकने वाला फोर्स है। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जैसे हम लोगों ने यहां भी देखा था mg sin अल्फा जो है वो इसको नीचे mg sin थीटा या mg sin अल्फा जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा दैट इज द फोर्स जो उसको नीचे ला रहा है। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रही है आप लोग को। तो इसका मतलब कि अगर ये चलाने वाला फोर्स, ड्राइव करने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली है कि वो ड्राइव करेगा, चलेगा, स्लिप करेगा, स्लाइड करेगा। तो mg sin अल्फा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू फ्रिक्शन होना चाहिए। अब फ्रिक्शन का क्या होता है, बट फ्रिक्शन तो हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, ये तो फ्रिक्शन का बेसिक लॉ है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू एन। अब यहां पर अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम को देखेंगे तो n जो है वो mg की इक्वल नहीं है, n किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, n इक्वल आ रहा है mg cos अल्फा का, राइट। n किसके इक्वल आएगा, n और mg cos अल्फा एक ही लाइन में आ रहा है वर्टिकली और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है तो n किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos अल्फा। सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा कि mg sin अल्फा जो है, mg sin अल्फा जो है वो ग्रेटर इक्वल हो जाना चाहिए किसका, mg cos अल्फा का। अब दोनों तरफ अगर mg से डिवाइड कर दें तो सॉरी म्यू mg cos अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज n का वैल्यू mg cos अल्फा है तो म्यू f की जगह पर म्यू n बैठाएंगे, सो म्यू n और n की जगह पर आ जाएगा mg cos अल्फा, सो mg कैंसिल, सो इट इज sin अल्फा ग्रेटर आना चाहिए किससे, म्यू, g भी कैंसिल हो जाएगा म्यू cos अल्फा से, है ना, जी भी कैंसिल हो जाएगा, mg कैंसिल हो जाएगा,
कॉस अल्फा से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दे सो हमारा tan अल्फा ग्रेटर इक्वल टू आना चाहिए म्यू से, है ना। सो डेफिनेशन क्या है एंगल ऑफ रिपोज का? मिनिमम एंगल, मतलब tan, तो अगर यहां से हम अल्फा निकालते हैं तो अल्फा ग्रेटर इक्वल टू आना चाहिए tan इनवर्स म्यू से, राइट। सो ये है, अब अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स म्यू से बड़ा या इक्वल आएगा, तो अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जैसे x ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, तो यहां अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अल्फा का जो मिनिमम वैल्यू आएगा तो वो स्टार्टिंग वाला वैल्यू होगा, दैट स्टार्टिंग वैल्यू इज tan इनवर्स म्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज निकालने का क्या वैल्यू हो जाएगा? फॉर्मूला tan इनवर्स म्यू। म्यू क्या होता है? म्यू जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो कि नेचर ऑफ द टू कॉन्टैक्ट सरफेस डिपेंड करता है, दो जो सरफेस कॉन्टैक्ट में उसका नेचर क्या है। इसका मतलब ये जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज निकला बच्चों, वो भी डिपेंड करेगा द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो दो सरफेस है दोनों जो कॉन्टैक्ट में है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये था अबाउट एंगल ऑफ रिपोज। अब मान लीजिए कि हमें ये कैलकुलेट करना पड़े कि ये जो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सो हाउ विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन? सो यहां पर देखिए mg sin अल्फा और f, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द नेट फोर्स? तो यहां नेट फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, mg sin अल्फा नीचे लग रहा है तो नेगेटिव ले लिए। अब ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड अगर कर रहा है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, तो दैट इज माइनस एम ए। सो माइनस एम ए इज इक्वल टू एफ की जगह लिखेंगे म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी कॉस अल्फा माइनस एम जी साइन अल्फा। अब इसमें से आप चाहें तो m कैंसिल कर दीजिए और माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए। सो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? अगर माइनस इधर आ जाएगा तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा। सो इट इज g कॉमन ले लीजिए आप, साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g ब्रैकेट में साइन अल्फा, g को कॉमन ले लिए, साइन अल्फा m तो कैंसिल हो गया था, साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। तो इस तरह से आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बट यहां पर असम्पशन क्या किया गया कि ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है ड्यू टू द कंपोनेंट mg sin अल्फा, जिसको आप वेट तो नहीं कह सकते, भार नहीं कह सकते, भार का एक हिस्सा कह सकते, बट आम भाषा में उसको बोलते हैं कि ब्लॉक अपने भार के कारण नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी चीज को इंक्लाइन प्लेन में चढ़ाएंगे तो हमें वो सिर्फ mg sin अल्फा पे ध्यान रखना है, मतलब mg का वो साइन वाला कंपोनेंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज का कहानी क्या है? एंगल ऑफ रिपोज का कहानी ये है कि मिनिमम एंगल ऑफ जो आपका इंक्लिनेशन होना चाहिए किसी इंक्लाइन प्लेन का, मिनिमम कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे किसी इंक्लाइन प्लेन को रखेंगे ताकि उस पर रखा हुआ ब्लॉक खुद ब खुद नीचे की तरफ स्लाइड करने लगे। तो ये था अबाउट एंगल ऑफ रिपोज। आई होप कि आप लोगों को एंगल ऑफ रिपोज की कहानी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद सम क्वेश्चंस एंड न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बाय।